आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के अंदर हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। एक बात यहाँ पे चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक बात हम आपको यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि जिस भी बच्चे के पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उनमें ये चैप्टर नंबर आपका 7 होगा और जिनके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उनमें आपका चैप्टर नंबर ये 5 हो चुका होगा। ठीक है, तो नंबर बस अलग अलग हो सकता है क्योंकि नए वाले में अलग है, पुराने वाले में अलग है, लेकिन आपका कंटेंट सारा एकदम डिट्टो सेम रहेगा, सेम टू सेम पूरा रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि सर चैप्टर का नंबर बदल गया तो क्या कंटेंट भी बदल गया होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट आपका सेम रहेगा, चैप्टर का नाम भी आपका सेम रहेगा। चैप्टर का नाम सिंपली है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चलिए हम लोग अपने क्लास 10th के अंदर सबसे अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अब इसमें ना पढ़ने वाले हम लोग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर को शुरुआत करेंगे। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें दो ही चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहला प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर का मतलब ये है कि क्या, जैसे हम लोगों के पास आज मार्केट में क्या है, आप कहीं भी जाओ आपको कॉपी किताब अलग अलग प्रकार का दिखता है, वो भी बहुत ज्यादा दिख जाता है, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल आपको आज ज्यादा दिखता है। लेकिन क्या ये आज से 300 400 500 साल पहले भी क्या ये सब चीज था हमारे पास? क्या ऐसा हुआ करता होगा कि जैसे हम लोग आज किताब के दुकान में जाते हैं तो कितना सारा किताब हमको दिखता है, यानी कि सब प्रिंटेड है, लेकिन क्या यही चीज आज से 500 600 700 800 साल पहले क्या ये सब था? नहीं था। तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास कैसे आया, पहले किस रूप में आया, फिर उसके बाद उसमें क्या इन्वेंट हुआ, फिर उसके बाद और क्या तरक्की उसमें हुआ, और आज हम लोग ये देखते हैं कि कितना ही बड़ा चीज़ क्यों ना हो आराम से हम लोग उसको प्रिंट करा लेते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है। हम लोगों को कोई फोटो कॉपी कराना होता है तो आराम से करा लेते हैं। तो ये हमारा समय आज बहुत बदल चुका है, लेकिन ऐसा समय हमेशा से हमारे पास नहीं था। पहले कुछ और टेक्नोलॉजी रहा होगा, तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि प्रिंट के एक कल्चर के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रिंट हमारा डेवलप हुआ, या फिर डेवलप हुआ तो पहले क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, और अल्टीमेटली आज क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा बात, इसमें हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड का सिंपल सा मतलब है आज के समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा हिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग जो अभी जी रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न। तो हम लोग आज के समय में जी रहे हैं, तो आज के समय के बारे को ही हम लोग क्या कहेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड कहेंगे, यानी कि आज के टाइम पीरियड को हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा कर यहाँ पर हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से हम लोग प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे, और वो भी किस दौर के बारे में, खास करके आज के समय का बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपको इसमें थोड़ा सा पीछे भी लेकर हम जाएंगे कि पहले प्रिंटिंग किस प्रकार से हुआ करता था, फिर अल्टीमेटली लास्ट में आपको हम लेकर आएंगे कि आज प्रिंटिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग पुराने समय के बारे में भी पढ़ेंगे, और बहुत तो हम लोग इसमें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ने ही वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यही आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, लेकिन हाँ कुछ और बातें हैं इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे, ये हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रिंटिंग होता क्या, ये इसका डेफिनेशन देख लिया जाए। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द मेथड ऑफ पुटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर, क्लॉथ एटसेट्रा इज कॉल्ड प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि इमेज पर, पेपर पर, कपड़ों पर, लकड़ियों पर यदि आप टेक्स्ट छापते हैं, टेक्स्ट मतलब कुछ लेटर वोटर छापते हैं या फिर कोई इमेज छाप देते हैं, तो यही हमारा कहलाता है प्रिंटिंग। जैसे अभी आपके हाथ में एनसीईआरटी का बुक है, हिस्ट्री का क्लास 10th का, पहले ही पेज में आप नीचे क्या देख पा रहे हैं, एक इमेज देख पा रहे हैं। तो वो जो इमेज है उसके ऊपर आप कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यही आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रिंटिंग का। तो यदि हम लोग पेपर पर, कपड़ों पर, लकड़ियों पर, दीवालों पर यदि कुछ लिख देते हैं या फिर कुछ हम लोग इमेज उस पर छाप देते हैं, तो यही हमारा कहलाता है प्रिंटिंग। क्या पेपर पे तो आम बात है, तो हम लोग दिखते ही हैं क्या कपड़ों पे भी प्रिंटिंग हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। हम लोग तो एक से एक टी शर्ट पहनते हैं जिसमें कि कुछ कुछ लिखा रहता है, इमेज बना रहता है इस प्रकार का। तो यही हमारा कहलाता है सिंपल सा प्रिंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा डीपली हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिना प्रिंट का हम लोग इस दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इट इज सेड दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मटेरियल, या फिर मैटर आप कह सकते हैं। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि आज के समय का जो कल्पना है ना, आप बिना प्रिंटेड मटेरियल का कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात ही भी है भाई,
क्योंकि हम लोग यदि अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी रोड पर, गली मोहल्ले में या फिर मेन सड़कों पर कहीं भी जाते हैं तो बड़े बड़े आपको पोस्टर दिखते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के पोस्टर दिखते हैं, कई जगह पर आपका गवर्नमेंट का कोई बड़ा कैंपेन चल रहा होता है तो वहाँ पे पोस्टर लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ भी नज़र घुमाते हैं वहीं पे आपको प्रिंटेड मटेरियल दिख जाता है। तो क्या आज के समय में ये कहना सही रहेगा कि हम लोग आज भी प्रिंटेड मटेरियल के बिना जीवन जी सकते हैं? नहीं जी पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो आज के समय में आपको किताब चाहिए और किताब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रिंटेड मटेरियल का। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा कर हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आज के समय को बिना प्रिंटेड मटेरियल का इमेजिन करना नामुमकिन है। हम लोग चारों तरफ से प्रिंटेड मटेरियल से घिरे हुए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर, इसी को क्वेश्चन के रूप में क्या करेगा, यही सेम टू सेम लिख देगा और बाद में बोलेगा एक्सप्लेन। बस एक्सप्लेन बोल देगा। तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे? चलिए जरा देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। 4-5 पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस, इन बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टीजमेंट्स, सिनेमा पोस्टर्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स एटसेट्रा। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हम लोग आज प्रिंट को लगभग अपने चारों तरफ देखते हैं। किताबों में भी देखते हैं, जर्नल मतलब एक तरीके का कॉमिक ये सब जो आता है, आप एक तरीके से बुक कह सकते हैं, इसमें भी देखते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, कुछ फेमस चीज़ों का यदि प्रिंटिंग बना हुआ होता है यानी कि फ़ोटो वोटो बना रहा था तो उसमें भी देखते हैं, कैलेंडर में तो देखते ही हैं हम लोग, डायरी में भी देखते हैं, एडवर्टीजमेंट जो टीवी पे चलते हैं प्रचार, उसमें भी हम लोग देखते हैं प्रिंटेड मटेरियल का कितना इस्तेमाल है। उसी प्रकार से आप सिनेमा पोस्टर भी देखते हैं, जब भी कोई सिनेमा नया रिलीज होता है सिनेमा घरों में तो सिनेमा घरों के बाहर में कितना बड़ा पोस्टर लग जाता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रिंटेड मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो कहने का यहाँ पे सीधा सा तात्पर्य ये है कि आज के समय में आप प्रिंटेड मटेरियल से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बिल्कुल घिरे हुए हैं। आप कहीं भी नज़र दौड़ाते हैं आपको हर चीज़ प्रिंटेड दिख जाता है। आप अपने इस रूम में ही आप देखो, जहाँ जहाँ आपको नज़र जा रहा है क्या प्रिंटेड मटेरियल दिख रहा है आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का फोटो है, गांधी जी का फोटो है, भीमराव अंबेडकर जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, इधर भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल है, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है, हर कुछ आपका प्रिंटेड मटेरियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेज। और आगे बात करें तो लिटरेचर भी हम लोग जो देखते हैं, यानी कि लिटरेचर का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं बेसिकली वो भी आपका प्रिंटेड मटेरियल ही है। आप वो सब छोड़ो ना, आपके हाथ में भी हिस्ट्री का किताब है तो वो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका प्रिंटेड मटेरियल का। ठीक है, उसी प्रकार से इमेज भी हम लोग हर जगह पर देखते हैं आजकल। आगे प्रिंट हैज सेव्ड आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज का जो हमारा ये पूरा दुनिया है ना, इसको बदल दिया पूरी तरीके से हमारे प्रिंटेड मटेरियल ने, पूरी तरीके से। कभी भी जब हमारे यहाँ पे चुनाव होता है तो आप देखते हो एकदम सड़कों पर कितने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे रहते हैं। तो कहने का सीधा सा यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आज के समय को प्रिंटेड मटेरियल ने यानी कि प्रिंट ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। ठीक है, आगे इट हैज हेल्प्ड अस टू क्रिएट अ मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि प्रिंट ने क्या किया, हम लोगों को एक रास्ता दिखा दिया कि किस तरीके से आप एक नया दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। आप दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ो, आप अपना खुद पटना का बोरिंग रोड चले जाओ। पटना के बोरिंग रोड जैसे आप एंटर करोगे कितने सारे पोस्टर दिखते हैं हर बिल्डिंग के ऊपर, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे मॉल हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, कुछ भी हो, कितने सारे आपको पोस्टर दिख जाते हैं। ये तो लाइव एग्जाम्पल हो गया आपका प्रिंटेड मटेरियल का। तो इन्होंने क्या किया, एक नए दुनिया का आविष्कार कर दिया एक तरीके से। ठीक है, आगे तो अल्टीमेटली लास्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे लास्ट में ये कह सकते हैं कि आज के समय में इस दुनिया का इमेजिनेशन कर पाना बिना प्रिंटेड मैटर का नामुमकिन है। यानी कि आपको प्रिंटेड मैटर का जिक्र तो करना ही पड़ेगा, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा यदि आपको आज के समय में जीना है तब। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हो गया हमारा इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और चूंकि हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट पे। पहला टॉपिक आपका द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करें, फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। अच्छा एक बात ना, यहाँ पे आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स तो है लिखा हुआ, टॉपिक तो है, उसके बाद ना कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, 3-4 पैराग्राफ में लिखे गए हैं,
लेकिन प्रिंट इन चाइना टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंट इन जापान है। आप देखो जरा ध्यान से, मिल जाएगा आपको। जैसे आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे इसी के अंदर तो आपको प्रिंट इन जापान एक टॉपिक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ऊपर में ना प्रिंट इन चाइना ऐसा करके टॉपिक आपका नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। लेकिन उतने दूर में केवल और केवल चाइना के बारे में ही बात हुआ है, तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग अपने मन से एक टॉपिक क्रिएट कर लें, प्रिंट इन चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना के बारे में ही बात होने वाला है, और जब जापान के बारे में बात होगा तब हम लोग जापान का भी देख लेंगे। तो लेकिन पहले चाइना का देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और यहीं से हमारा ये शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए सुनते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम कहानी की तरह है, समझते चलिए, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। इन चाइना प्रिंट वॉज स्टार्टेड इन 594 AD। अच्छा, यहाँ पे ना AD का मतलब समझते हैं, एनो डोमिनी होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे क्रिश्चियन एरा था, यानी कि जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के बाद, कितने साल बाद? 594 ईयर्स बाद। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। और BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। आपने ये दो वर्ड सुना होगा, BC और AD। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय, और AD का मतलब हो गया एनो डोमिनी, यानी कि उनके जन्म के बाद का समय। तो जब उनका जन्म हुआ, उनके कितने साल के बाद? 594 ईयर्स के बाद प्रिंट हमारा डेवलप हुआ। कहाँ पे? चाइना में। यानी कि चाइना में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, वो कौन सा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था ये हम लोग देखेंगे, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी था वो कब आया? 594 AD में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, और चूंकि आपका नोट्स है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको समझने के लिए अलग अलग अंदर अंदर टॉपिक क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात होना है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। ये बेसिकली हमारा क्या था? एक हैंड प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी था, यानी कि हम लोग इसमें जो प्रिंट करते थे वो किससे करते थे? अपने हाथों से करते थे। लेकिन इसमें ना एक वर्ड भी लिखा हुआ है कि सर वुड ब्लॉक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो लकड़ी का टुकड़ा होता है, बिल्कुल होता है, उसका भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन आप एक बात बताओ, लकड़ी के टुकड़े का जो आप इस्तेमाल करोगे उसमें भी तो आप हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग इसको वुड ब्लॉक को हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार यदि आपके सामने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ जाए या फिर हैंड प्रिंटिंग आ जाए, तो दोनों का मतलब क्या समझना है आपको? एक ही समझना है। ठीक है, आगे। इन दिस सिस्टम बुक्स वेयर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। इसमें बेसिकली होता क्या था ना, आप इसको ऐसे समझो, एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, लकड़ी के टुकड़े के ऊपर ना हम लोग इमेज बनाते थे, डिजाइन करते थे, उसको खोद खोद के, खुरच के हम डिजाइन बनाते थे। और यदि उस डिजाइन को किसी पेपर पे उतारना है तो हम लोग क्या करते थे? उस डिजाइन के ऊपर, यानी कि लकड़ी के ऊपर जो अपने डिजाइन बनाया उसको खोद खोद के, उसके ऊपर हम लोग पहले उस डिजाइन में रंग भरते थे, यानी कि रंग उसको कर देते थे, और उसके ऊपर हम लोग पेपर रख देते थे। पेपर रखने के बाद जब पेपर उठाते थे तो उसमें वो इमेज हमारा पूरा छप चुका होता था। ठीक है, इसको सिंपली आप इसको ऐसे समझो, आपके सामने एक लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे सपोज करो, चलो मान लेते हैं, चलिए आपने कार्टून कौन सा आपका फेवरेट लगता है? सबसे बड़े तो सिंचैन वाला लगता है ना? चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक पेपर के ऊपर सिंचैन का फोटो छापना है, और आपके पास फोटो कॉपी वाला अभी सिस्टम नहीं है, आप जैसा हम लोग के पास अभी है, ऐसा कुछ नहीं है मान लीजिए। तो पहले क्या होता था? एक लकड़ी का टुकड़ा रहेगा, उसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे उस समय पे, वो लोग ना सिंचैन का पहले क्या करेगा, उसके ऊपर पूरा एकदम स्ट्रक्चर बनाएगा, पूरा उसको लकड़ी को खोद खोद के छेनी हथौड़ी से इस्तेमाल करके उसका बना दिया इमेज। अब चूंकि उस इमेज को किस पे उतारना है? पेपर पे उतारना है, तो सिंचैन के फोटो को पूरा रंग से एकदम रंग कर देगा, पूरा कलर से रंग कर देगा, और उस लकड़ी के ऊपर ये पेपर रख देगा। उसके रखने के बाद फिर उस पेपर को जब हटाया जाएगा तो पेपर पे पूरी तरीके से सिंचैन का फोटो बन चुका होगा। तो पहले हमारा यही चीज़ चलता था। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोलो या फिर हैंड प्रिंटिंग बोलो, क्योंकि हाथ का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं आप इसमें, और हाथ से भी ज़्यादा इस्तेमाल आप इसमें क्या कर रहे हैं? वुड ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से होता था। तो वही इसमें लिखा हुआ था कि प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, यानी कि वुड ब्लॉक जो हमारा होता था लकड़ी का टुकड़ा, उसके ऊपर हम लोग इंक लगाते थे। इंक लगाने के बाद पेपर उसके ऊपर रख देते थे, तो पेपर में ऑटोमेटिक वो डिजाइन हमारा छप जाता था। ठीक है, आगे। ये तो हमारा हो गया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था। लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ना ड्रॉबैक भी था, यानी कि ड्रॉबैक का मतलब हो गया कि उसका कुछ कमी भी था। उसमें क्या कमी था जरा देखा जाए। द पेपर यूज्ड इन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग was thin and porous. Due to this,
ओनली वन साइड ऑफ द पेपर कुड बी प्रिंटेड। अब देखो जो अच्छा आज से बहुत समय पहले का ये बात हो रहा है, तो क्या हमारे पास उस समय पे इतना बढ़िया पेपर था जितना बढ़िया पेपर आज आप लोग इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं था। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में जो पेपर हम लोग इस्तेमाल करते थे ना इमेज को छापने के लिए, वो पेपर बहुत ही पतला और बहुत ही पोरस, पोरस का मतलब होता है कि छेद टाइप का, उसमें उतना बढ़िया वो पेपर नहीं होता था। सिंपली आप इसको इसे समझो कि उसका क्वालिटी बहुत ही ख़राब होता था, और क्वालिटी इतना ख़राब था कि आप एक तरफ इमेज छापो वो दूसरे तरफ उग जाता था। ये ठीक उसी प्रकार का है जब आप कॉपी में जेल पेन से लिखते हैं और उस कॉपी पे यदि एक बूंद भी पानी गिर जाता है तो दोनों तरफ पेपर का उग जाता है ना, वो पूरा बर्बाद लग जाता है। ठीक वही सा यहाँ पे हो रहा था। तो बताइए क्या इस प्रकार के पेपर में आप दोनों तरफ डिजाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक ही तरफ केवल इसमें पिक्चर बनाया जाता था ताकि दूसरी तरफ ना उग जाए। दूसरी तरफ यदि करेंगे तो दोनों गंदा लगने लगेगा। इसलिए बढ़िया क्या है? बढ़िया यह है कि दूसरे तरफ भले ही छप जाए लेकिन एक तरफ तो बढ़िया रहेगा ना। इसीलिए उस समय पे एक पेपर में एक ही तरफ डिजाइन बनाया जाता था। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज प्रिंटेड इन दिस वे। और चाइना का अपना अलग अलग पुराना बुक है, एक उसका उन्हीं सारे बुक में से एक हमारा बुक है अकॉर्डियन बुक। और ये जो बुक है बेसिकली इसी प्रकार से छापा जाता था, यानी कि इस अकॉर्डियन बुक में जो भी डिजाइन हुआ करते थे वो एक ही तरफ होते थे पेज के बस। हालांकि एक पेज में आप डिजाइन दोनों तरफ बना सकते हैं, आगे पीछे दोनों, लेकिन केवल एक ही तरफ छपता था क्योंकि दूसरे तरफ गंदा लगने लगेगा फिर, है ना। ये था हमारा ड्रॉबैक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए, तो ये सब जो आप देख रहे हो बेसिकली छोटा छोटा टॉपिक हम लोग क्रिएट जो किए हुए हैं, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में मदद करेगा। बोलेगा कि बताओ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ड्रॉबैक क्या था, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आपको बोल देगा कि बताओ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था क्या, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हैं ऊपर वाला। ठीक है, इसी तरीके से आपको बहुत आराम से मदद मिल जाएगा और आप लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अल्टीमेटली एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि जो टॉपिक यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, इसी टॉपिक को सीबीएसई ने क्वेश्चन बना के पूछ लिया है। क्या टॉपिक है? टॉपिक यह है कि चाइना वाज कॉल्ड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। यानी कि उस समय पे ऐसा कहा जाता था कि चाइना जो है ना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है प्रिंटेड मटेरियल का। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि चाइना उस समय पे सबसे ज़्यादा चीज़ों को छापता था। यही आपका टॉपिक क्वेश्चन के रूप में है जो सीबीएसई ने पूछा है। बस उसके आगे एक वर्ड क्या लगा देगा? एक्सप्लेन, गिव एक्सप्लेनेशन, इस प्रकार का लगा देगा। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं वही हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर चाइना को सबसे बड़ा प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता था प्रिंटेड मटेरियल का। जरा देखते हैं इसके पीछे रीजन है भाई। क्या रीजन है? देखिए बहुत ध्यान से, और बहुत सिंपल भी है। पहला पॉइंट कहा गया कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम चाइना वाज द इंपीरियल स्टेट। बहुत लंबे समय तक चाइना जो है ना एक इंपीरियल स्टेट रहा है। इंपीरियल स्टेट का मतलब है कि वहां पे अंग्रेजों का कब्जा रहा है। अंग्रेजों, चलो अंग्रेज आप छोड़ दो क्योंकि उस समय पे तो अंग्रेज भी नहीं था हमारे पास। आप इसको ऐसे समझो कि लंबे समय तक चाइना में राजा महाराजा वाला सिस्टम हुआ करता था। यानी कि चाइना को रूल कौन करते थे? वहां के राजा रूल करते थे। ठीक है, लंबे समय तक। चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its officers through the civil service examinations। लेकिन यहाँ का जो राजा था ना वो किसी को भी अपने यहाँ पे काम पे नहीं रखता था, बल्कि उनका सबसे बेहतर सिस्टम ये था कि वो ना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता था। एग्जाम कंडक्ट करवाने का मतलब यह है कि जैसे हमारे इंडिया में आज क्या है, यदि आपको सबसे बड़ा सिविल सर्विस का एग्जाम देना है तो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, तभी आप बड़े ऑफिसर बनते हैं, इंडिया लेवल पे आप काम करते हैं, आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डीएम एसपी ये सब आप बनते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी था कि चाइना लंबे समय तक किसके अंदर में था? राजा महाराजा वाला सिस्टम में था। अब चूंकि भाई राजा महाराजा है तो पूरे चाइना को रन करने के लिए आप अकेले थोड़ी रन कर पाओगे। इसके लिए क्या चाहिए आपको? अलग अलग जगहों पर ऑफिसर चाहिए। तो उस ऑफिसर को ये एक एग्जाम के थ्रू चुनता था। बात समझ आ रही है? एक एग्जाम कंडक्ट करवाता था यहाँ का राजा और उसी एग्जाम के थ्रू ऑफिसर एग्जाम देते थे और जिनका एग्जाम निकल गया उनको नौकरी मिल जाता था। ठीक है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब? ब्यूरोक्रेटिक के सिस्टम का मतलब है कि बहुत बेहतरीन सिस्टम अपने कंट्री को चलाने का। ठीक है, आगे टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वेर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स। अब जरा आप खुद सोचो कि सिविल सर्विस का एग्जाम आपको देना है चाइना में और आपको ऑफिसर बनना है, तो क्या पढ़ने के लिए आपको किताब नहीं चाहिए?
बिल्कुल किताब चाहिए भाई। तो किताब जो एग्जाम में इस्तेमाल होने वाला है, यानी कि जो एग्जाम आप देने वाले हो उसके लिए तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो उस किताब को बड़े नंबर पे छापा जा गया, मतलब छापा गया। ठीक है, अब देखो, आप किताब पढ़ोगे, किताब भी छापना पड़ेगा। आप एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम दोगे, तो जिसमें आप एग्जाम दोगे आंसर शीट, वो भी आपका छापना ही पड़ेगा। बेसिकली पेपर तो तैयार करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब ऐसे कुछ कारण आपको बताए जा रहे हैं जिसके वजह से चाइना को कहा जाता था मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है, अब चौथा क्या देखो, फ्रॉम द 16th century द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। अब 16th सेंचुरी से क्या हुआ, चाइना में ज्यादा बड़े नंबर पर कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होने लगे। यानी कि अब जो है सिविल सर्विस का जो भूत है वो लगभग सबको चढ़ रहा था कि हाँ भाई, हम एग्जाम देंगे और हम भी राजा के लिए काम करेंगे, बड़े बड़े पोस्ट पे जाएंगे और अच्छा सैलरी हम कमाएंगे। 16th सेंचुरी से कैंडिडेट का संख्या जो धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। अब बताओ, यदि कैंडिडेट का संख्या बढ़ेगा तो बुक का डिमांड भी बढ़ेगा, किताब भी ज़्यादा प्रिंटेड होंगे, ज़्यादा भी मतलब किताब ज़्यादा छपाई होगा उसका। आगे बढ़ते हैं, दैट इज वाई चाइना वॉज कॉल्ड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो ये ऐसे 4 रीजन आपने देखे जिसके वजह से ही चाइना को मेजर प्रोड्यूसर कहा जाता था प्रिंटेड मटेरियल का। कोई डाउट ही नहीं इसमें, बड़ा सिंपल था। तो याद रखिएगा, पहला बात तो ये कि चाइना लंबे समय तक राजा महाराजा वाला वहाँ पे सिस्टम चलता था, लेकिन वहाँ पे सिस्टम एक बहुत अच्छा क्या था, अच्छा सिस्टम ये था कि जो राजा है वो अपने ऑफिसर को एक एग्ज़ाम के थ्रू चुनता था, यानी कि सिविल सर्विस का एग्जाम देना पड़ता था। और इंडिया का बात करें तो इंडिया में आज हम लोग उसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब भाई जब एग्जाम देना है कैंडिडेट को तो किताब चाहिए, और किताब बड़े लेवल पे छपने लग गया। और 16th सेंचुरी में तो ऐसा देखा गया कि कैंडिडेट का संख्या ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से किताब का और डिमांड बढ़ गया। अब किताब का डिमांड बढ़ रहा है तो हम लोग लास्टली ये कह सकते हैं कि प्रिंटेड मटेरियल का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि किताब में एक्चुअली होता क्या है, एक प्रिंटेड मटेरियल ही तो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप यहाँ पे 4 पॉइंट लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका कि अ न्यू रीडिंग कल्चर ब्लूम इन चाइना। अब यही टॉपिक मान लीजिए कि सीबीएसई अपने एग्जाम में दे देता है, क्या देगा कि अ न्यू रीडिंग कल्चर ब्लूम इन चाइना फुल स्टॉप एक्सप्लेन, और सीबीएसई ऐसा ही क्वेश्चन देता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे सुन के। अब बताओ कि इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे। यानी कि इस टॉपिक में यह कहा गया है कि चाइना में एक रीडिंग कल्चर बढ़ रहा था। रीडिंग कल्चर का मतलब होता है कि अब चाइना के लोग क्या करना चालू कर रहे थे, पढ़ना चालू कर रहे थे। यानी कि चाइना के लोग अब ज़्यादा पढ़ रहे थे, उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ रहा था। और सीधा सा मतलब यहाँ पे है कि यदि पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं डिमांड किसका बढ़ने वाला है, किताबों का बढ़ने वाला है, प्रिंटेड मटेरियल का बढ़ने वाला है। तो ऐसा क्या हुआ चाइना में, कैसे एक रीडिंग कल्चर वहाँ पे फैल गया, कैसे लोग ज़्यादा पढ़ना चालू कर दिया, ज़रा देखते हैं इसमें। लगभग 7-8 पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है कि बाय द 17th सेंचुरी प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। क्या लिखा हुआ है फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय द 17th सेंचुरी प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। यानी कि 17th सेंचुरी के आसपास तक चाइना में केवल प्रिंट कौन इस्तेमाल करता था, बड़े बड़े स्कॉलर्स। बड़े बड़े स्कॉलर्स का मतलब है बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े लोग केवल ही प्रिंट का वहाँ पे इस्तेमाल करते थे। हर लोगों के बस का बात प्रिंट नहीं था वहाँ पे, केवल कौन इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स, यानी कि बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग, बड़े बड़े लोग जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा था, जो अफोर्ड कर पाते थे खरीदना। मर्चेंट्स ऑल्सो यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ फॉर कलेक्टिंग ट्रेड इन्फॉर्मेशन। मर्चेंट का सिंपल सा मतलब होता है व्यापारी लोग। बात करें कि व्यापारी लोग क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, तो व्यापारी लोग ट्रेड जो वो करते हैं बेसिकली, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसको मेंटेन करने के लिए, नहीं कि उसको लिखने के लिए वो लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे रीडिंग हैड बिकम अ लेजर एक्टिविटी। अब धीरे धीरे चाइना में जैसे जैसे समय बदल रहा था हमारा, जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे चाइना के लोग अब पढ़ना चालू कर रहे थे, उनको पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा था। वो जब पहली बार उन्होंने किताब में प्रिंटेड बुक देखा, उन्होंने मतलब प्रिंटेड मटेरियल देखा, इमेज देखा, तो उनका जिज्ञासा जाग गया कि भाई हमको भी अब पढ़ना चाहिए। और जब उन्होंने पढ़ना चालू किया तो उनको अच्छा लगा। एक तरीके से चाइना में जो पढ़ना था ना, एक लेजर एक्टिविटी बन गया था। यानी कि लोग खाली समय में पढ़ते रहते थे। जैसे हम लोग एज ए स्टूडेंट हम लोग खाली समय में क्या करना चाहते हैं, या तो कहीं घूम लेते हैं या फिर बाहर मार्केट चले जाते हैं। यहाँ पे ये लोग खाली समय में पढ़ना चाहते थे, यानी कि पढ़ाई इनके लिए क्या बन चुका था, एक अब लेजर एक्टिविटी। चलो भाई खाली बैठे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेटे लेटे एक किताब पढ़ लेंगे, इस प्रकार का यहाँ पे हो चुका था। आगे द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड
फिक्शनल नैरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेज। अब धीरे धीरे लोगों ने जब पढ़ना चालू किया तो इन्होंने अलग अलग किताबों को पढ़ना चालू किया। जैसे फिक्शनल नैरेटिव्स का मतलब होता है कि जिसमें कहानी सब बहुत होते हैं ना, वो उन्होंने पढ़ना चालू किया, कविता पढ़ना चालू किया। ऑटोबायोग्राफीज का मतलब है जो आदमी अपने बारे में लिखता है, उनके बारे में पढ़ना चालू किया। एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है, उनके बारे में जब हम लोग लिखते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं एंथोलॉजीज। जैसे मान लीजिए कि ताजमहल आपके इंडिया का सबसे बेस्ट चीज़ है, हालांकि बेस्ट तो बहुत है इंडिया में, लेकिन ताजमहल उनमें से एक है। यदि ताजमहल के बारे में कोई लिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मास्टरपीस बोल देते हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर लिखा गया, ऐसे आप बोल सकते हैं। रोमांटिक प्लेज यानी कि प्रेम भरा गीत, कहानी, ये सभी लोग पढ़ना अब वहाँ पे चालू कर रहे थे। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि चाइना के लोगों का जब धीरे धीरे प्रिंटेड मटेरियल की तरफ जो रुझान था वो बढ़ रहा था, जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो लोग अब पढ़ना चालू कर रहे थे। रिच वुमेन बिगेन टू रीड, जो अमीर महिलाएं थी खास करके। अच्छा, यहाँ पे गरीब महिलाओं का बात क्यों नहीं हुआ बताओ, रिच महिला का ही बात क्यों हुआ? क्योंकि देखो उस समय पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उभर रहा था, नए नया नया एकदम नया नया था, और जब भी कोई चीज़ मार्केट में नया होता है उसका प्राइस बहुत महंगा रहता है। अब बताओ क्या गरीब महिलाएं या फिर गरीब पुरुष उसको अफोर्ड कर पाते? नहीं कर पाते। तो केवल जो उस समय पे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े घर के लोग, राजा महाराजा, उनके परिवार वाले, वही लोग केवल प्रिंट का इस्तेमाल उस समय पे ज़्यादा करते थे, क्योंकि वो अफोर्ड कर पाते थे उस समय पे। आगे, मैनी वुमेन बिगन पब्लिशिंग देयर ओन पोइट्री एंड प्लेज, बहुत सारे महिलाओं ने तो अपने कविताओं को लिखना चालू किया, अपने नाटक को भी लिखना चालू किया, कहानी, इन सभी प्रकार के चीज़ों को महिलाओं ने भी लिखना चालू कर दिया। चालू करने से पहले उन्होंने पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद उनको ज्ञान आया, नॉलेज आया, तब उन्होंने ऐसा लिखना चालू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइव्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स बिगेन पब्लिशिंग देयर ओन वर्क्स एंड अबाउट देयर लाइव्स, जो बड़े बड़े ऑफिसर की वाइफ थी, यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर की पत्नी हुआ करती थी, उन्होंने भी अपने जीवन के बारे में लिखना चालू किया, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं भाई, ब्लॉगिंग बोलते हैं ना। जैसे यूट्यूब पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी ब्लॉगिंग कर रहा है जो कि अपने जीवन के बारे में बता रहा होता है कि आज हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो वहाँ के उस समय पे जो बड़े बड़े ऑफिसर की महिलाएं हुआ करती थी, बेसिकली पत्नियाँ, वो लोग अपने जीवन के बारे में लिखती थी कि हमको काम किस प्रकार का करना पड़ता है, घर में क्या करना पड़ता है, हमारा जीवन किस प्रकार का होता है। अब देखो, यदि कोई एक बहुत बड़े ऑफिसर की पत्नी कुछ लिख रही है तो वैसी बात है भाई, आम आदमी को जिज्ञासा होता है जानने का कि आखिर वो क्या कर रही है अपने जीवन में, तो बहुत ज़्यादा उसका बिकने लग गया इस प्रकार का। यानी कि प्रिंटिंग कल्चर धीरे धीरे हमारा बहुत फैलता जा रहा था। 10, तो अल्टीमेटली हम लोग लास्ट में क्या कह सकते हैं कि 10 अ न्यू रीडिंग कल्चर ब्लूम इन चाइना। तो अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइना में एक रीडिंग कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा था, यानी कि हर प्रकार के लोग अब पढ़ना चालू कर रहे थे, और खास करके अभी फिलहाल वही जो कि थोड़ा अमीर हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल प्रिंटिंग सरफेस्ड इन चाइना, यानी कि अब धीरे धीरे चाइना अपने प्रिंटिंग में सुधार कर रहा था। मतलब कि उनको अब लग गया था कि यार डिमांड किताब का बहुत बढ़ रहा है, और इस बढ़ते हुए डिमांड को यदि पूरा करना है तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें छपाई जो है ना बहुत ही स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो अब यहाँ पे मैकेनिकल प्रिंटिंग आ गया। मैकेनिकल प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा उससे बढ़िया वाला प्रिंटिंग, थोड़ा सा अच्छा वाला। In the late 19th century, mechanical printing technology had arrived in China from Western countries. बात करें लेट 19th सेंचुरी का, तो इसका मतलब है सिंपल सा 1890, 1895 इस आसपास के दौर में चाइना के अंदर मैकेनिकल प्रिंटिंग आ चुका था। और कहाँ से आया था? वेस्टर्न कंट्री तरफ से आया था। और वेस्टर्न कंट्री का सिंपल सा मतलब आप समझो अमेरिका तरफ से। ठीक है, आगे देखा जाए फिर। हाँ, तो चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग यानी कि थोड़ा सा बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारा कब आया? लेट 19th सेंचुरी में आया। कहाँ से? वेस्टर्न कंट्रीज से आया था। ठीक है, आगे। ड्यू टू मैकेनिकल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इंक्रीज रैपिडली। अब ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग था ना, ये थोड़ा सा आसान भी था, और कोई भी आदमी इसको आराम से चला पाता, मशीन था बेसिकली, आराम से इसको चला पाता और आराम से उसको इस्तेमाल भी कर लेता। अब जब इस प्रकार का टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग का चाइना में आया तो चाइना में अचानक जो प्रिंटेड मटेरियल थे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, बड़े लेवल पे किताब, न्यूज़पेपर ये सब छपने लग गए, क्योंकि बहुत आसान हो गया था, बड़ा सिंपल हो गया था। आगे, संघाई
बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। चाइना में एक जगह है, जगह का नाम है संघाई। सबसे ज़्यादा चाइना में यदि प्रिंटिंग मटेरियल कहीं पे छपा तो वो जगह का क्या नाम था? संघाई। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि चाइना का वो कौन सा जगह था जो कि प्रिंट कल्चर का एक नया हब बन चुका था, वो था आपका संघाई। यानी कि संघाई में बेसिकली ज़्यादा हमारे मैकेनिकल प्रिंटिंग थे और वहाँ पे ज़्यादा छपाई वाला काम होता था। कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा प्रिंट इन चाइना। तो चाइना में प्रिंटिंग का क्या हाल था ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और बन रहा है। Thus there was a gradual shift from hand printing to mechanical printing। तो लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइना में पहले कौन सा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था? हैंड वाला। आप हैंड बोलो या फिर वुड ब्लॉक बोलो, बात सेम है। तो चाइना में पहले हैंड प्रिंटिंग था, धीरे धीरे वहाँ पे तरक्की होते 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 क्या आ गया? मैकेनिकल प्रिंटिंग। मैकेनिकल प्रिंटिंग मतलब उससे बेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ गया। तो ये हम लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म किया चाइना के बारे में कि चाइना में प्रिंटिंग किस तरीके से आया, पहले क्या था, फिर बाद में क्या हुआ, उसका बेनिफिट क्या हुआ, कैसे वहाँ पे रीडिंग कल्चर ब्लूम हो गया, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रिंट इन जापान। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जापान में प्रिंटिंग कैसे फैला। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।